नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज के क्लास में हम भूकंप के बारे में जानेंगे। अर्थक्वेक क्या होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण से पृथ्वी की सतह पर या संपूर्ण पृथ्वी का हिल जाना या पृथ्वी पर कंपन का उत्पन्न होना या हमें झटके महसूस होना ही भूकंप कहलाता है। भूकंप जब आता है तो कुछ तरंगे उत्पन्न होती हैं जिनका नाम होता है पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। ठीक है। भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप का अध्ययन करने वाले विद्वान को सिस्मोग्राफर कहते हैं। और भूकंप के से उत्पन्न इन तरंगों का अंकन करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। ठीक है। भूकंप से उत्पन्न होने वाली तरंगे कौन कौन सी हैं? पी तरंगे, जिन्हें हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं। जहां से भूकंप उत्पन्न होता है वहां सर्वप्रथम ये तरंगे उत्पन्न होती हैं और तीनों मार्ग, ठोस, तरल और गैस, तीनों माध्यम से होकर के गुजर सकती है। नेक्स्ट तरंग उत्पन्न होती है जिसका नाम है एस वेव्स। इन्हें हम द्वितीयक तरंग के रूप में जानते हैं। ये तरंगे केवल ठोस में तीव्र गति से चलती हैं और तरल में इनकी गति बिल्कुल ही कम हो जाती है और गैस मार्ग में ये बिल्कुल प्रवेश ही नहीं करती हैं। नेक्स्ट है एल वेव्स, जिन्हें हम धरातलीय तरंग के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं। और ये विनाशकारी तरंगे धरातल के बिल्कुल समानांतर चलती हैं। दो महत्वपूर्ण बिंदु याद करने के हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं दो महत्वपूर्ण बिंदु की, जिसमें पहला है अधिकेंद्र या एपिसेंटर और दूसरा है अवकेंद्र, उद्गम केंद्र या फिर हाइपोसेंटर। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अवकेंद्र, उद्गम केंद्र या फिर हाइपोसेंटर। और पृथ्वी की सतह पर यानी बाहरी क्षेत्र पर जहां पर सबसे पहले भूकंप प्राप्त होता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। जहां अवकेंद्र होता है बिल्कुल उसके ठीक ऊपर का केंद्र ही अधिकेंद्र कहलाता है। सबसे पहले तरंगे अधिकेंद्र पर जाकर पहुंचती हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से भूकंप उत्पन्न होता है और एक फोल्ट के सहारे, एक दरार के सहारे भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिसमें आंतरिक भाग पृथ्वी का बिल्कुल गहराई वाला भाग जहां से सर्वप्रथम भूकंप की तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे हम फोकस सेंटर या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। हाइपोसेंटर के बिल्कुल ठीक 90 डिग्री एंगल पर धरातल की सतह पर जो बिंदु या जो पॉइंट बनता है बिल्कुल सीध में, उसे भूकंप एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की तरंगे जब उत्पन्न होती हैं तो सबसे पहले पी वेव्स की उत्पत्ति होती है और वो सीधे अधिकेंद्र पे जाती है। अधिकेंद्र पर जब तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हें हम धरातलीय तरंगे कहते हैं। और धरातलीय तरंगे सबसे विनाशकारी तरंगे हैं क्योंकि वो धरातल के बिल्कुल क्षैतिज रूप में विचरण करती हैं और अधिक क्षति पहुंचाती हैं। अब आते हैं कि भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम सिस्मोलॉजी है और भूकंप का अध्ययन करने वाले विद्वान का नाम सिस्मोग्राफर है। जिस इंस्ट्रूमेंट पे भूकंप की तरंगों का अंकन होता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है।
अब आते हैं सम भूकंप लाइन और सह भूकंप लाइन, या फिर आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आइसो सिस्मिक लाइन और होमोसिस्मिक लाइन। अब ये क्या होती है? एक ही समय में आए हुए भूकंप का मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, उन्हें हम होमोसिस्मिक लाइन या सह भूकंप लाइन कहते हैं। ठीक है, इनकी आकृति वृत्ताकार होती है। नेक्स्ट आता है सम भूकंप लाइन या फिर आइसोसिस्मिक लाइन। आइसोसिस्मिक लाइन समान गति से उत्पन्न होने वाले या समान क्षति पहुंचाने वाले भूकंप या इनकी वेलोसिटी के आधार पर भूकंप कितनी तीव्रता का यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, तो समान क्षति को मिलाने वाली रेखाएं सम भूकंप रेखाएं कहलाती हैं, जो कि टेढ़ी मेढ़ी आकार की होती हैं। ठीक है, अब आते हैं भूकंप किस प्रकार से आते हैं, क्या कारण होते हैं भूकंप के आने के। तो सबसे पहला कारण है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। मानवीय या फिर कृत्रिम कारक है। तो प्राकृतिक कारक कौन कौन से होते हैं? ज्वालामुखी के कारण से, ज्वालामुखी के कारण से जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल मैग्मा है और जब वो तरल मैग्मा सतह पर चट्टानों को तोड़ करके प्रकट होता है, तब वह चट्टानें जब टूटती हैं, उनके कारण से चट्टानों की चटकन या चट्टानों के टूटने के कारण से भूकंप उत्पन्न होते हैं। इसे ये हम ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न भूकंप कहते हैं। दूसरा कारण है विवर्तनिकी के कारण से या विवर्तनिक के हलचल के कारण से उत्पन्न होने वाले भूकंप। तो विवर्तनिक हलचलें क्या होती हैं? पृथ्वी का जो भूखंड है या लिथोस्फीयर वाला भाग है, जो जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, 100 किलोमीटर मोटी परत है, जो कि एक विचरण करती हुई परतें हैं, अलग अलग बड़ी और छोटी परतें हैं। इनके मूवमेंट के कारण से ही टकराव या फिर इनके एक दूसरे से दूर जाने के जो मूवमेंट होते हैं, उनके कारण से भी भूकंप उत्पन्न होता है। जैसे अपसारी, अभिसारी और संरक्षी। अभिसारी और संरक्षी प्लेटों के टकराव के कारण से भूकंप उत्पन्न होते हैं। जब प्लेटें, अपसारी सीमा क्या होती है? जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला भूकंप अपसारी सीमा के किनारे उत्पन्न होने वाला भूकंप कहलाता है। नेक्स्ट कारण है अभिसारी प्लेटों के किनारे, जहां पर दो प्लेटें व आपस में आकर के टकराती हैं, तो बीच में स्क्रैचेज और दरार, और इस प्रकार से पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी भ्रंश पे के किनारे पर या किसी फॉल्ट या फ्रंट के सहारे भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है संरक्षी, जो कि प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से या बराबर से सरक जाती हैं, इनके कारण से भी भूकंप की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट कारण है भूसंतुलन मूलक भूकंप। ये कौन से भूकंप होते हैं? किसी स्थान पर अनावश्यक बोझ बढ़ जाता है पृथ्वी के ऊपर, और किसी ऐसे स्थान पर जहां से अपर्दन के फलस्वरूप या फिर खदानों या मटेरियल को हटा लेने के कारण से वहां पर पृथ्वी का सरफेस है, वहां पर कोई भार हट जाने से और दूसरे स्थान पर अनावश्यक भार के बढ़ जाने के कारण से पृथ्वी के बीच में दोनों भागों में आपसी संतुलन स्थापित करने के लिए जो भूकंप आते हैं, उन्हें भू संतुलन मूलक भूकंप कहते हैं। अब आते हैं प्लूटोनिक भूकंप
और दूसरा होता है छिछले भूकंप। जिन भूकंप की गहराई 0 से 300 किलोमीटर होती है वो छिछले भूकंप होते हैं, और 300 से अधिक गहराई वाले भूकंप प्लूटोनिक भूकंप होते हैं। अब चलते हैं आगे। भूकंप क्या होता है? तो भूकंप पृथ्वी की सतह पर अचानक से हिलना या कंपन पैदा होना भूकंप कहलाता है। भूकंप ऊर्जा के निकलने के कारण से तरंगे उत्पन्न होती है, और वही तरंगे हमें सतह पर प्राप्त होती हैं, जिसके कारण से भूकंप के कारण से झटके महसूस होते हैं, जो सभी दिशाओं में फैल जाती है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अब वही फोकस और एपिसेंटर, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग जहां पर सबसे पहले भूकंप पोर्ट के सहारे उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप अवकेंद्र या हाइपोसेंटर कहते हैं। यहां से ही सभी तरंगे उत्पन्न होती है, पी वेव्स और एस वेव्स। हाइपोसेंटर के बिल्कुल सीध में 90 डिग्री एंगल पर बना हुआ एपिसेंटर बिल्कुल सतह पर जहां पर भूकंप हमें प्राप्त होता है एपिसेंटर कहलाता है, या फिर भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली तरंगे एस वेव्स और पी वेव्स हैं। इनके अतिरिक्त धरातलीय तरंगे, तो कुछ तरंगे भूगर्भिक तरंगे होती हैं और कुछ धरातलीय तरंगे कहलाती हैं। तो भूगर्भिक तरंगे कौन सी होती हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली तरंगों को भूगर्भिक तरंगे, काया तरंगे या फिर शरीर तरंगे या बॉडी वेव्स कहते हैं, जिनमें पी वेव्स और एस वेव्स का नाम आता है। नेक्स्ट आता है धरातलीय तरंगे। तो धरातलीय तरंगे जिनको एल वेव्स के नाम से जानते हैं, इसमें रेले वेव्स और लव वेव्स धरातलीय तरंगे कहलाती हैं। रेले वेव्स की विशेषताएं पी तरंगों की जैसी होती हैं। ये तरंगे लंबवत तरंगे होती हैं या लंबात्मक लंबाई वाली तरंगे होती हैं। इनकी आकृति या इनकी दिशा वृत्ताकार होती है। लव वेव्स की बात करें तो लव वेव्स की खोज EH लव के द्वारा की गई, और रेले तरंगों की खोज लॉर्ड रेले द्वारा की गई। लव तरंगे एस वेव्स के जैसी होती है। इसी प्रकार से दर्शाया गया है टेक्टोनिक प्लेट के बीच में मूवमेंट होने के कारण से भी भूकंप पैदा होता है। क्रस्ट के नीचे वाला जो आंतरिक भाग है वहां पर आंतरिक हलचल होने के कारण से सतह पर भूकंप की प्राप्ति होती है। अब आते हैं कि अर्थ वेव्स बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स पी वेव्स और एस वेव्स को कहा जाता है। सरफेस वेव्स इन्हें रिले वेव्स या फिर लव वेव्स कहा जाता है। पी वेव्स कौन सी होती हैं? ये तरंगे भूकंप मूल में सबसे पहले उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों की गति अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है, या फिर ये लंबात्मक लंबाई वाली तरंगे होती हैं। इनकी गति ऊर्ध्वाधर होती है। पी तरंगे उच्च आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है।
सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पी वेव्स का अंकन किया जाता है। पी वेव्स की विशेषता है कि पी वेव्स तीनों मार्ग से प्रवेश कर सकती है। अब आते हैं एस वेव्स पे। तो एस वेव्स अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही प्रवेश कर सकते हैं और तरल में इनकी गति बिल्कुल कम हो जाती है। इन्हें द्वितीयक तरंग कहा जाता है और पी वेव्स को प्राथमिक वेव्स कहा जाता है। सरफेस वेव्स या धरातलीय तरंगे लॉर्ड रेले ने खोज की, रेले वेव्स की, और ये पी तरंगों के जैसी विशेषताएं रखती हैं। लव तरंगे एस वेव्स के जैसी विशेषताएं रखती हैं और ई एच लव के द्वारा इन तरंगों की खोज की गई। इस प्रकार से आकृति होती है पी वेव्स की, जो कि एक अनुदैर्ध्य फॉर्म में चलती है। इसी प्रकार से रिले वेव्स पी वेव्स की जैसी गति रखती हैं। एस वेव्स की वेवलेंथ अधिक होती है और लव तरंगे एस वेव्स के समान विशेषताएं रखती हैं। बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स के बारे में, तो भौतिक तरंगे ये फोकस पर ऊर्जा के निकलने के कारण से उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर के सभी दिशाओं में घूमती हैं। तो बॉडी वेव्स 0 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों को बॉडी वेव्स कहा जाता है, जो भूकंप के फोकस पर उत्पन्न होती है, यानी जहां से भूकंप सबसे पहले धरातल के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है वहां ही ये तरंगों की उत्पत्ति होती है और फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग में चारों ओर विचरण करती हैं या घूमती हैं, इसलिए इनका नाम बॉडी वेव्स कहा है। यह तरंगे सतही तरंगों के साथ में क्रिया करती हैं और तरंगों को नया समूह उत्पन्न करती हैं। जैसे सतही तरंगे कहा जाता है पी वेव्स और एस वेव्स। सरफेसिक वेव्स जो होती हैं वो सतही तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे सतह के साथ में चलती हैं। विभिन्न घनत्व वाली सामग्रियों के मध्य यात्रा करते समय तरंगों का वेग बदल जाता है। पदार्थ जितना सघन होगा वेग उतना ही अधिक होगा। ये लहरें अधिक विनाशकारी होती हैं। तो देखो सरफेसिक जो तीनों मार्ग से प्रवेश कर सकती हैं, ये जल में इनकी गति और भी बढ़ जाती है और जब सरफेसिक विंड धरातल के सहारे सहारे चलती हैं या क्षैतिज चलती हैं, इसके कारण से विनाश भी अधिक होता है, जैसे कि रेले तरंगे और लव तरंगे। अब पी वेव्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये सबसे तीव्र गति वाली तरंगे होती हैं। प्राथमिक तरंगे होती हैं, इनका औसत वेग 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसमें अणुओं का कंपन तरंगों की दिशा में आगे पीछे होता है, ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। अनुदैर्ध्य या फिर लंबात्मक तरंगे कहलाती हैं। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों मार्ग में से गुजर सकती है। इनका वेग ठोस में अधिकतम होता है, गैस में कम हो जाता है और तरल में न्यूनतम हो जाता है। इस प्रकार से पी तरंगे चलती हैं। अब आते हैं एस वेव्स के रूप में। तो यह तरंगे जिन्हें द्वितीयक तरंगे कहा जाता है, पी वेव्स के बाद में उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे पी तरंगों के लगभग 1.7 गुना धीमी गति से चलती हैं। ये तरंगे अनुप्रस्थ दिशा में चलती हैं। एस वेव्स केवल ठोस मार्ग में ही चल सकती है। एल तरंग की बात करें तो एल वेव्स
वो धरातलीय तरंगे या लव तरंगे भी कहते हैं। भूकंप के दौरान सर्वाधिक विनाशकारी इन्हीं तरंगों को कहा जाता है। इन तरंगों की गति सबसे कम होती है, औसत गति 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यानी धरातल के समांतर चलती हैं तथा इन्हें कणों के कंपन तरंगों की दिशा के लंबवत होता है। क्षैतिज रूप से ये तरंगे चलती हैं। रेले तरंगे ये धरातलीय तरंगे कहलाती हैं। इन कणों का कंपन वृत्ताकार है, यानी एस तरंगों की तरह गति करती है और अनुदैर्ध्य गुणों के कारण से और अनुप्रस्थ गुणों के कारण से प्रसिद्ध है। ये सभी माध्यम में चल सकती हैं। अब आते हैं भूकंप छाया क्षेत्र। ये क्या होता है? ऐसा एरिया पृथ्वी के आंतरिक भाग पर जहां पर भूकंप की तरंगे रिकॉर्ड नहीं की गई हैं या भूकंप की तरंगे वहां नहीं पहुंचती हैं और भूकंप के द्वारा हलचल उत्पन्न नहीं होती है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रोड वाला रीजन ऐसा है, वो हम देखेंगे अभी कि क्रोड वाले रीजन में भी ऐसा कौन सा भाग है जहां पर शैडो जोन है या छाया क्षेत्र है, जहां भूकंप की कोई तरंगे उत्पन्न नहीं होती। भूकंप की तरंगे पी तरंगे या फिर एस तरंगे किन किन स्थानों पर पहुंचती हैं और ऐसे स्थान जहां पर नहीं पहुंचती हैं वो ही क्षेत्र शैडो जोन या छाया क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए भूकंप मापी सुदूर स्थानों पर स्थित होते हैं। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां भूकंप की सूचना नहीं है, ऐसे क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए, जब एक सिस्मोग्राफ भूकंप के केंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर स्थित होता है तो यह पी तरंगों और एस तरंगों दोनों को रिकॉर्ड करता है। बाहरी क्रोड के द्रव्य अवस्था में स्थित होने के कारण से आउटर कोर ये वाला रीजन द्रव्य अवस्था में है। इसी के कारण से पृथ्वी का बिल्कुल आंतरिक भाग है वो ठोस है और आउटर कोर वाला भाग है वो तरल अवस्था में है और तरल अवस्था में होने के कारण से यह भूकंप का छाया क्षेत्र का निर्माण करता है। जब सिस्मोग्राफ भूकंप के केंद्र से 145 डिग्री से अधिक दूर स्थित होता है तो यह केवल पी तरंगों को रिकॉर्ड करता है, यानी 145 तक पी वेव्स पहुंचती हैं। भूकंप केंद्र से लेकर के 105 से 145 के बीच में दोनों प्रकार की भूकंपीय तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की छाया क्षेत्र में की तुलना में काफी बड़ा है, यानी पी वेव्स तीनों मार्ग से प्रवेश कर सकती है। तो पी तरंगों की गति तो तरल, गैस और ठोस तीनों में ही चल सकती है, लेकिन इनकी गति अलग होती है। और एस वेव्स हैं वो समाप्त हो जाती हैं, तरल में बिल्कुल ही इनकी गति नहीं रहती है। इसके कारण से एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में अधिक होता है। पृथ्वी की सतह का 40% से अधिक भाग है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र भूकंप के केंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री दूर के बीच में पृथ्वी के चारों ओर एक बैंड के रूप में दिखाई देता है। यह क्षेत्र पृथ्वी के अध्ययन में सहायक क्षेत्र है। अब देखते हैं, इसको डायग्राम से समझते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है वहां से भूकंप की तरंगे दोनों ओर उत्पन्न होती है, या आप कह सकते हैं कि चारों ओर भूकंप की तरंगों का प्रसार होता है। जब ये तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरफ यानी क्रोड वाले एरिया में जब ये जाती हैं
यहां तक देखिए। आउटर कोर की बात करें तो वो तरल अवस्था में है। यहाँ पर पी वेव्स और एस वेव्स का छाया क्षेत्र है, जहां पर भूकंप का प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि इन तरंगों की गति तरल में समाप्त हो जाती है, तो एस वेव्स वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। अगर एस वेव्स के बारे में देखें तो कंप्लीटली क्राउड वाले एरिया में एस वेव्स बिल्कुल ही एंटर नहीं करती है। तो 105 से 105 वाला एरिया होता है, वो कंप्लीटली एस वेव्स का छाया क्षेत्र होता है। तो आपके पास क्वेश्चन बनता है कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र क्या है। तो आपका आंसर रहेगा 105 डिग्री से 105 डिग्री तक का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र बताइए। तब आप बताएंगे कि 105 से लेकर के 145 और 105 से लेकर के 145 डिग्री वाला एरिया है, वो पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। यानी ऐसा क्षेत्र है जहां पर पी तरंगे नहीं पहुंच पाती। एस वेव्स का छाया क्षेत्र 105 से 105 डिग्री होता है, क्योंकि ये ठोस भाग में और तरल भाग, जो कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जो तरल है, और तरल में इनकी गति बिल्कुल ही नगण्य हो जाती। इस कारण से इन वेव्स का डाइवर्सेंट हो जाता है, यानी इन तरंगों की गति मुड़ जाती है, और इसी के कारण से ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। अब आते हैं भूकंप के आने के कारण। तो भूकंप का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। कृत्रिम भूकंप या मानव की क्रियाओं के द्वारा से उत्पन्न भूकंप। मानव की क्रियाओं से संबंधित है, किसी स्थान पर बांध बनाना, सड़कों का निर्माण करना, या फिर किसी ऐसे स्थान पर कंस्ट्रक्शन का कार्य करना, इन सभी से होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप कृत्रिम भूकंप कहलाते हैं। प्राकृतिक भूकंप कौन से होते हैं? जो नेचर के द्वारा उत्पन्न भूकंप होते हैं। सबसे पहला है ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा से, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा या मैग्मा की प्राप्ति होती है। चट्टानों के विखंडन होने से पृथ्वी में हलचल पैदा होती है, और उसी के कारण से ज्वालामुखी जन्य भूकंप उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है विवर्तनिकी भूकंप। विवर्तनिकी भूकंप प्लेटों की मूवमेंट के कारण से, जो कि अपसारी, अभिसारी और संरक्षी प्लेट का किनारा है, उन्हीं के सहारे भूकंप की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट आते हैं भू संतुलन मूलक बल। एक स्थान पृथ्वी पर जहां पर अपरदन के कारण से चट्टानें हट जाती हैं, और दूसरा स्थान जहां पर जाकर के चट्टानें निक्षेपित हो जाती हैं, तो एक स्थान पर भार बढ़ जाता है और दूसरे स्थान पर उसके विपरीत भार कम हो जाता है। तो दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए आने वाले भूकंप को भू संतुलन मूलक भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लूटोनिक भूकंप। तो ये अत्यधिक गहराई से उत्पन्न होने वाले भूकंप है। नेक्स्ट आता है स्थिति के अनुसार भूकंप। तो ऐसे भूकंप जो कि स्थल पर आते हैं, और दूसरे समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप होते हैं। भूकंप का वितरण देखें तो भूकंप कहाँ कहाँ पर आते हैं। सीधी सी बात है, जहां पर टेक्टोनिक हलचल अधिक होती है, उन्हीं स्थानों पर भूकंप या ज्वालामुखी की प्राप्ति अधिक होती है। तो जिन स्थानों पर भी ज्वालामुखी आएंगे, वहां पर भूकंप अवश्य ही प्राप्त होंगे। तो भूकंप का वितरण प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर दर्शाया जाता है। अब प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है? प्लेटों के खिसकाव के कारण से होने वाले
क्रियाओं के कारण से, यानी प्लेटों के मूवमेंट के कारण से उत्पन्न होने वाले भूकंप प्लेट विवर्तनिकी भूकंप कहलाते हैं। और इन्हीं के कारण से 4 क्षेत्र निर्धारित किए हैं। सबसे पहला है परिप्रशांत मेखला। तो परिप्रशांत प्रशांत महासागर के चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर अभिसारी प्लेट किनारा है, और इसी अभिसारी प्लेट किनारे के सहारे सहारे ज्वालामुखी आते हैं। इसी के कारण से रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, और उस रिंग ऑफ फायर जोन में ज्वालामुखी के सहारे ही भूकंप की प्राप्ति होती है। तो सबसे अधिक भूकंप परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ फायर में भूकंप की प्राप्ति अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर अभिसारी प्लेट किनारा है, क्योंकि उत्तरी अमेरिकी प्लेट का मूवमेंट पश्चिम में है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट का मूवमेंट भी पश्चिम में है। इसी के साथ में कुछ छोटी प्लेटें जुआंडी फुगा, बाजा, गोंडा और नाचका प्लेट का मूवमेंट है वो पूर्व की साइड होता है। इसी के कारण से प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर अभिसारी प्लेट किनारा है, और यहाँ पर ज्वालामुखी आते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर है, लगातार यहाँ पर ज्वालामुखी की प्राप्ति होती रहती है, और उसी के कारण से यहाँ पर पृथ्वी में कंपन भी पैदा होता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रशांत के पश्चिमी तट, पूर्वी तट की ओर आते हैं। प्रशांत के पश्चिमी तट और यूरेशियाई प्लेट का मूवमेंट है वो पूर्व की ओर होता है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का मूवमेंट भी पूर्व की ओर होता है। अब यहाँ पर पूरी कंप्लीट प्रशांत प्लेट का मूवमेंट है वो पश्चिम की ओर होता है। जापान प्लेट, फिलीपींस प्लेट, इन सभी छोटी प्लेटों के कारण से यहाँ पर अभिसारी सीमा बनी हुई है, और वहां पर लगातार ज्वालामुखी की प्राप्ति होती है, और इसी के कारण से यहाँ पर भूकंप भी आते रहते हैं। अब आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी की से अभिप्राय है कि महाद्वीपों के बीच में आने वाले भूकंप हैं, जहां पर प्लेटों के कारण से टकराव होता है। नेक्स्ट आते हैं मध्य महासागरीय पेटी। अब ये किसकी बात कर रहा है? अंटलांटिक महासागर की। तो अंटलांटिक महासागर के बीच में जहां अपसारी प्लेट किनारा पाया जाता है, अपसारी प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखी आते हैं और कटक का निर्माण होता है। यहीं पर ही भूकंप की प्राप्ति भी होती है। भूकंप के अन्य क्षेत्र तो पूर्वी अफ्रीकी, जो कि भ्रंश घाटी के सहारे भूकंप आते हैं, और जहां पर भी ज्वालामुखी स्थल पाए जाते हैं वहां पर भूकंप आते हैं। भ्रंश घाटियों में भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं वितरण। तो परिप्रशांत मेखला से तात्पर्य है प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ फायर में उत्पन्न होने वाले भूकंप। जो अभी बताया आपको कि उत्तरी अमेरिकी प्लेट का मूवमेंट पश्चिम में है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट का मूवमेंट भी पश्चिम में है। इसी के साथ में ये ज्वांडी फुगा, बाजा प्लेट, नाजका प्लेट, इन छोटी प्लेट का मूवमेंट पूर्व की ओर है। यहाँ पर अभिसारी प्लेट की सीमा का निर्माण होता है, जिसके के कारण से ज्वालामुखी आते हैं और भूकंप की भी प्राप्ति होती है। इसी की तरह से प्रशांत के पश्चिमी भाग पर भी भूकंप आते हैं। नेक्स्ट बात करें मध्य महाद्वीपीय मेखला। तो मध्य महाद्वीपीय मेखला की बात करें
तो भूमध्य सागर के आसपास वाले रीजन में आने वाले भूकंप और भ्रंश और हिमालयी रीजन में आने वाले भूकंप की बात करें तो वो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, अटलांटिक रिज के सहारे आने वाले भूकंप को हमने मध्य महासागरीय मेखला का नाम दिया है। पैसिफिक बेल्ट को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है। अफ्रीकन बेल्ट जो कि एक भ्रंश दरार के सहारे आने वाले भूकंप के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मध्य महाद्वीपीय बेल्ट जो कि भूमध्य सागर के चारों ओर हिमालयी रीजन में आने वाले भूकंप को दर्शाती है। अब आते हैं भूकंप का मापन। तो भूकंप का मापन करने के लिए या भूकंप की तरंगों को जांचने के लिए, मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। फिर भी इसके अतिरिक्त कुछ मापन के स्केल निर्धारित किए हैं जिनका नाम है रिक्टर स्केल और दूसरा है मार्केली स्केल। तो पहला है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना जॉर्ज रिक्टर के द्वारा दिया गया 1935 में कैलिफोर्निया में। रिक्टर स्केल पर क्या होता है, 0 से लेकर के 10 वेलोसिटी वाले भूकंप का अंकन किया जाता है। कोई भी अंक अगर आता है 1 और नेक्स्ट आता है 2, तो 2 अंकों के बीच में अगले वाला अंक उसके पिछले वाले अंक से 10 गुना उछाल लेता है, यानी अधिक तीव्रता वाला होता है। अब आते हैं मार्केली स्केल पे। तो मार्केली स्केल इटली के द्वारा दी गई, जो कि इमारत की क्षति को मेजर करने के लिए या फिर आधारभूत भूकंप को जानने के लिए बनाई गई। इसमें दिखाया गया है कि 1.0 जो कि माइक्रो वेलोसिटी वाले भूकंप होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है माइनर वाली, जिसमें 2 से 3 तीव्रता के भूकंप आते हैं। फोर्थ यानी 4.0 लाइट भूकंप कहते हैं, इन्हें हम हल्के भूकंप कहते हैं, जिसमें कि रखी हुई वस्तुएं गिरने लग जाती हैं। फिर आते हैं 5.0 वेलोसिटी वाले भूकंप में, इसमें हल्के झटके महसूस होते हैं। फिर 6.0 जिसमें स्ट्रॉन्ग भूकंप होता है, जिसमें हमें स्पष्टता भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं। फिर मेजर भूकंप आता है जो 7.0 वेलोसिटी वाला होता है। फिर 8.0 जो कि ग्रेट भूकंप जिसे हम कहते हैं, इसमें इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। और 9.0 वेलोसिटी वाला भूकंप, इसमें संपूर्ण पृथ्वी लहराती हुई प्रतीत आती है। अब देखिए रिक्टर पैमाने और मार्केली स्केल के बीच में क्या अंतर है। तो पर्पज के उद्देश्य के लिहाज से हम देखें तो भूकंप की तीव्रता को मापता है और मार्केली स्केल भी भूकंप की तीव्रता को मापता है। लेकिन मार्केली स्केल का यूज इटली में इमारतों की क्षति को पहचानने के लिए उत्पादित किया गया। अब देखिए फंक्शन या कार्य तो यह भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा को निर्धारित करता है, अंकित करता है। यह भूकंप से दिखने वाली, मार्केली स्केल में क्या होता है, यह भूकंप से दिखने वाली क्षति की मात्रा को निर्धारित करता है।
अब आते हैं रिक्टर पैमाने पर 1 से लेकर के 10 के बीच में स्केल अंकित होता है, और मार्केली स्केल में 1 से लेकर 12 के बीच में अंक अंकित होते हैं। अब आते हैं रिक्टर परिमाण पैमाना, रिक्टर पैमाने का नाम है, और मार्केली स्केल का नाम है संशोधित मार्केली स्केल या MM, संशोधित मार्केली तीव्रता स्केल। 1935 में रिक्टर पैमाना दिया गया और 1884 और 1906 में वापस से मार्केली स्केल दिया गया। इन्वेंटर क्या है? तो सबसे पहले रिक्टर पैमाने को चार्ल्स फ्रांसीसी रिक्टर ने दिया, और मार्केली स्केल यूसेफ मार्केली के द्वारा दिया गया। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो अब तक सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप 8.6 है, जो कि 1960 में चिली में दर्ज किया गया था। तीव्रता में प्रत्येक इकाई वृद्धि का मतलब है भूकंप की तीव्रता में 10 गुना वृद्धि है, जो कि रिक्टर स्केल पर होता है। भूकंप पृथ्वी के अंदर अचानक होने वाली हलचलें हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से आकर के टकराती हैं या विपरीत गति करती हैं और अपनी ऊर्जा जनरेट करती है, जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। समय के साथ यह ऊर्जा पृथ्वी की सहन शक्ति से अधिक हो जाती है और यह ऊर्जा तीव्रता से अचानक भूकंप की तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक इकाई वृद्धि का अर्थ है संबंधित कम इकाई में 31.6 गुना अधिक ऊर्जा जारी होना। अब आते हैं वह काल्पनिक रेखा जो समान तीव्रता वाले भूकंप को जोड़ती है, उसे समभूकंपीय रेखा या आइसोसिस्मिक लाइन कहा जाता है। तो ऐसी काल्पनिक रेखा जो समान तीव्रता वाले भूकंप की लाइनों को या भूकंपीय क्षेत्रों को जोड़ती है, समभूकंपीय रेखा कहलाती है, जो कि समान क्षति को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट आते हैं होमोसिस्मिक लाइन, जो कि वह काल्पनिक रेखा है उन स्थानों को जोड़ती है जहां समान समय पर एक ही समय पर आने वाले भूकंप एक ही समय में कहां और भी भूकंप आए हैं, उन्हें कहा जाता है होमोसिस्मिक लाइन, जो कि एक वृत्ताकार आकार में फैली होती हैं। इसी के विपरीत भूकंपीय रेखा, जो कि आइसोसिस्मिक लाइन होती है या समान क्षति को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, वो अव्यवस्थित या अनियमित होती हैं। अब भारत में अर्थक्वेक जोन के निर्धारण का आधार है कि कितने परिमाण के साथ में या कितनी तीव्रता के साथ में या इनके बीच में लगने वाले समय के आधार पर किस स्थान पर अधिक भूकंप आते हैं या किसी स्थान पर कम भूकंप आते हैं। इन आधारों पर भारत को भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहला वाला जोन है वो भूकंप को कम प्राप्त करता है। इसी के साथ में सेकंड वाला जोन है जो हल्के भूकंप के झटकों को या फिर सामान्य रूप से भूकंप को प्राप्त करता है। थर्ड वाला जोन है वो अधिक भूकंप को प्राप्त करता है अपेक्षाकृत सेकंड वाले जोन के। फिर आता है फोर्थ जोन, जहां पर भूकंप तीव्र गति से आते हैं या फिर जल्दी आते हैं। नेक्स्ट है फिर हिमालयी रीजन, जहां पर सर्वाधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। भारत में भूकंप के जोन तो 1993 से पहले भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने देश को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया, लेकिन 1993 में महाराष्ट्र में किलारी भूकंप की घटना के बाद में जोन 1 और जोन 2 को मिला दिया गया, इनका विलय कर दिया गया। अब भारत में 4 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो वो 4 कौन कौन से हैं? पहला, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों इंक्लूड है, तो यह कम तीव्रता वाला क्षेत्र आता है।
यह देश के 40.93% भाग को कवर करता है, जिसमें राजस्थान के सभी भाग आते हैं, कर्नाटक का पठार आता है, उड़ीसा का आता है। थर्ड वाला जोन यह मध्यम तीव्रता क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह देश का 30.79% क्षेत्र को कवर करता है। इसमें लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और मध्य भारत के क्षेत्र आते हैं। फोर्थ जोन यह गंभीर तीव्रता वाला क्षेत्र है जो 17.49% क्षेत्र को कवर करता है और इसमें जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, गुजरात, वेस्ट बंगाल का हिस्सा आता है। फिफ्थ वाले जोन जहां पर अत्यंत गंभीर तीव्रता वाले भूकंप आते हैं और कम समय में ही वापस से रिपीट हो जाते हैं, यानी कम समय में ही बार बार भूकंप उत्पादित होते हैं, तो यह देश के 10.79% क्षेत्र को कवर करता है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक भूकंप आते हैं जो लैंडस्लाइडिंग भी कारण हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में भूकंप अधिक आते हैं। उत्तराखंड का उत्तरी भाग यानी हिमालयी रीजन में सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना होती है। फिर गुजरात में कच्छ क्षेत्र में, जहां पर कच्छ प्लेट एक छोटी प्लेट जो कि एक सेपरेट प्लेट है और कच्छ प्लेट के मूवमेंट के कारण से यहाँ पर भूकंप आते हैं। फिर आता है उत्तरी बिहार में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप आते हैं। इसी प्रकार से सिस्मिक जोन का मैप देखें तो फिफ्थ वाला जोन जो है वो वेरी हाई रिस्क वाला जोन है। इसकी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड दोनों अधिक होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, कच्छ, गुजरात का कच्छ क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला हिस्सा आता है। फिर फोर्थ वाली जोन में हाई रिस्क वाला जोन इंटेंसिटी जिसकी 8 होती है, 8 की तीव्रता वाले भूकंप यहाँ पर आते हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और हिमालयी 6 से हिमालयी रीजन आ जाता है। फिर आते हैं जोन थर्ड में, तो जोन थर्ड में मध्यम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं जिनकी इंटेंसिटी 7 होती है। फिर आते हैं सेकंड जोन में जो कि लो रिस्क वाला एरिया होता है, जिसे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वोल्केनो पे यानी ज्वालामुखी पर। उम्मीद है कि आपको भूकंप समझ में आया होगा। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। भ्रंश घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा रिवर, ऑप्शन सी कृष्णा रिवर, ऑप्शन डी महानदी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।